हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आईपीओ पे आईपीओ खुलता जा रहा है, जहां पर साई लाइफ, विशाल मेगा, मोबीक्विक तीनों 11 दिसंबर को खुलेंगे और अब नेक्स्ट आईकेएस सॉल्यूशन 12 दिसंबर को। तो ये तीनों जो भैया खुल रहे हैं, इसकी डिटेल एनालिसिस मैंने यहाँ बना दी है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सवाल आता है कि ये आईपीओ कैसा है, राइट। और इसमें एक बिग इन्वेस्टर जो अब नहीं रहे बट उनकी वाइफ पोर्टफोलियो मैनेज करती है, उनकी होल्डिंग है। तो क्या नाम है कमेंट में बता दीजिए। और जो आज वाला आईपीओ है ना, मोनोपोली है। कैसे मोनोपोली है जानेंगे सब, मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वहां पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है रोज बदलता रहता है, वो आप यहां से देख सकते हैं हमारी वेबसाइट फिनोविंग से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एसएमई के भी जो आईपीओ है उसकी ब्लॉग हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। और आप क्विक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां हर सारी अपडेट दी जा रही है। ये ब्लू टिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और साथ में दो सेक्टर जिसमें गिरावट आई है और एक सेक्टर में तो जबरदस्त गिरावट आई है। तो पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो कल ही चार्ट में हमने आप लोगों को सिखाया था कि डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है, इनसाइड बार की कैंडल बनी है। जब तक अब इस मोमेंट से बाहर नहीं आता है, या ये जो सपोर्ट लेवल है 24,520-30 के करीब का, तब तक बीच की कहानी नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाओगे तो बड़ी ही नाइंसाफी हुई थी रिटेल भाइयों के साथ, जहां पे क्विकली तेजी हुई 15 मिनट में, क्विकली भयंकर मंदी हुई 15 मिनट में, और वापस से तेजी हुई। यानी जो रिटेल भाई हैं, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, उनको लूटा गया। वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हुई जिसमें बिग प्लेयर ने रिटेल को काट डाला। अब सवाल यह है कि इस लॉस का जिम्मेदार कौन है। और जहां पे ये कहा जा रहा है कि वीकली एक्सपायरी बंद करके ऐसा नुकसान रिटेल भाइयों का रोका जा रहा है, तो भैया प्रूफ आपके सामने, ये सब रुका नहीं है, ना रुकने वाला है। तो बैक टू टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप पाओगे कि मार्केट क्या हो चुका है, साइडवेज, जो मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी मूवमेंट आई तो सडन मार्केट कंफ्यूज हो गया, और हमेशा ऐसा होता है। तो स्टिल कहानी सेम है कि आज भी मार्केट उसी साइडवेज जोन में खड़ा है, जहां पर कोई भी डायरेक्शन की कहानी नहीं है। तो हमारे लिए डायरेक्शन की कल की कहानी जो बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ यही जो इसका 24,520-530 का सपोर्ट लेवल है, फिलहाल वही बनेगा। उसके अलावा निफ्टी में फिलहाल कोई कहानी नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ था, बैंक निफ्टी में भी इनसाइड कैंडल बनी थी। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी लोगों का पैसा खट खट लूटा गया और डूबा है। उसी तरीके से उसमें कंप्लीट साइडवेज की मूवमेंट है, जो आपके सामने आपको दिख रही है। ये जो साइडवेज की मूवमेंट है, तो ऐसी मूवमेंट में जो को नहीं पता होता है, या इंडिकेटर जो होते हैं क्विक बाई सेल सिग्नल देते हैं, बट वो लोगों का लॉस करा देते हैं। बट यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो प्राइस एक्शन साफ कह रहा है कि भैया अभी हम साइडवेज हैं, और ऊपर से ये जो इनसाइड बार जो बन रही है ना, वो एक कैंडल के अंदर दूसरी और दूसरी के अंदर तीसरी बन रही है। तो ये एक बॉक्स फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश में है। तो जस्ट अगर रियल बात करें तो रियल के आधार पे हम बात करेंगे, तो जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 52,600 का है, और जो रेसिस्टेंस लेवल है 54,500 के करीब का है। वहां पर ये जरूर है कि आप इस कैंडल का हाई जो 53,900 है वो टूटना इंपॉर्टेंट आता है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी में मार्केट यहीं पर खड़ा है। और इसी प्राइस एक्शन को जब आप सीखते हो ना, तो इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाते हो, स्टॉक सेलेक्ट आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। और वहीं पर 10 तारीख से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहाँ पे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ सिखाएंगे, बीटीएसटी एसटीबीटी, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई। तो जो स्मार्ट प्लेयर है, जो आपका स्मार्ट मनी है, पैसा लूट के लेके जाता है, उससे कैसे बच सकते हो, जो कि आपने चार्ट पे देखा, वो सब सिखाएंगे हैंड होल्डिंग के साथ, रिवीजन के साथ। एक ग्रुप बनेगा, वहां पे आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, जिससे आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल खुद से कर सकते हो, नुकसान बंद होगा, प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ोगे सीखते हुए। तो कॉल कीजिए 9708094321 पे। मजे की बात क्या है, क्लास लाइव भी होती है और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, रिवीजन भी मिलेगा और स्क्रीनर मिलेगा, जिससे बच्चों की तरह दिन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो आप रहोगे दूसरों से आगे और पैसा कमाओगे, तो एक कदम नौकरी से आजादी की तरफ। तो कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। फिर हमने डिस्कस किया था फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में भी यहां से ब्रेकआउट हुआ था, और ये ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी की तरह ही ऊपर का सेम टॉप लगकर इनसाइड बार बन रहा है। वहां ऊपर का ये रेसिस्टेंस लेवल है। सेम कहानी यहां पर भी 15 मिनट में लूटे जाने की हुई थी, उसको भी मैं दिखा देता हूं।
सेम कहानी यहाँ पर। तो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो, सबकी कहानी यही है कि सपोर्ट लेवल के पास या तो आए या इधर से ब्रेकआउट दे, बीच में उसको जो डांस करना है करता रहे, फर्क नहीं पड़ता है। और आपको भी इंडिकेटर को देखकर बीच में उंगली नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी उंगली टूटेगी, जो कि आपने देखा। अब हम बात करते हैं आज जो सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा है, उसमें 2.25% के पास गिरा है निफ्टी एफएमसीजी का। और निफ्टी एफएमसीजी यानी एफएमसीजी की कंपनी में गिरावट, वहां पर रीजन एक मेजर आया गोदरेज कंज्यूमर के क्वार्टरली अपडेट का। कंपनी ने बोला भैया प्रदर्शन जो है हमारे रिजल्ट का आगे भी खराब रहेगा। अब कंपनी खुद से ये कहे कि हम आगे भी खराब करेंगे, तो ये तो बड़ी टेंशन की बात हो जाती है, यानी एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल का रास्ता है। और फिर दूसरी तरफ एफएमसीजी की और कंपनी में भी गिरावट हुई और इसीलिए एफएमसीजी इंडेक्स गिर गया और सभी सेक्टर के इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन किया आज, जो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर अगर आप एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखो तो बाकी सेक्टर में रिकवरी हुई, बट ये सेक्टर अभी तक गिरा हुआ है। कंपनी कहती है कि भैया इकोनॉमी में स्थिति कमजोर दिख रही है, मतलब वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही है, इकोनॉमी तक की बात कर रही है। पिछले कुछ महीनों में डिमांड बहुत कमजोर रहा है, जिसका असर एफएमसीजी पर दिखा है और ये निगेटिव ट्रेंड जो दिख रहा है आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि आगे डिमांड में स्लो डाउन रह सकता है। तो जब इतनी बड़ी बात होगी तो सारे एफएमसीजी पटके जाएंगे ना, तो वही पटके जा रहे हैं। अगर आप शहरी इलाकों में आ जाओ तो कंजप्शन में कमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ घट रही है, इनकम लोगों की घट रही है ना, मानते हो कि नहीं? इनकम घट रही है कि बढ़ रही है, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो वही रीजन है कि वो यहाँ पर पड़ा है। बट एक इंटरेस्टिंग सी चीज अभी दिखाऊंगा, तो आप ये समझ गए होगे कि इसमें गिरावट क्यों हुई है। वहीं पर आज ऑटो वाले में भी गिरावट हुई है, जहां पर टाटा मोटर, हुंडई मोटर जैसे शेयर गिरावट में रहे। रीजन क्या है? रीजन है नवंबर महीने के बिक्री के आंकड़े आए, जिसमें पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल के बिक्री में एनुअल बेसिस पर गिरावट देखी गई। अब एनुअल बेसिस पर गिरावट देखी जाएगी तो अगेन निगेटिव सेंटिमेंट्स लेगा, और वही निगेटिव सेंटिमेंट्स यहां पर दिखाए, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड चलता है। और वहां पर यह गिरावट कौन से डेटा से आई? तो एफएडीए की सेल रिपोर्ट के बाद आई, जहां पर उन्होंने कहा कि पैसेंजर कार के रजिस्ट्रेशन में एनुअल बेसिस पर 13.7% की गिरावट देखने को मिली। तो 13.7% तो कहीं से होता नहीं, कम है। कमर्शियल व्हीकल में बात करें तो 6.1% गिरा है। तो भैया ये तो बड़ी ही टेंशन की बात होगी। तो ड्यू टू दैट रीजन आप क्या देखें कि अगर ऑटो इंडेक्स भी देखो तो गिरा हुआ है, और इधर से देखा तो एफएमसीजी भी गिरा। तो कौन ज्यादा गिरा वो तो आप समझ गए, बट यहां पर सीखने की बात क्या है वो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि आपका मन अब ये करेगा सर बेच दें क्या, या ये कर दें वो कर दें। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे आईटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो मार्केट गिरा, ये भी गिरा और फिर कवर किया, हाई लगा रहा है बराबर। लेकिन उससे पहले एक जमाना था जब कोई आईटी इंडेक्स में मोहब्बत करने को रेडी नहीं था। और आईटी इंडेक्स के जब इस जुलाई के डेटा पे जाओगे तो क्या पाओगे कि इस समय आईटी इंडेक्स के बारे में भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे थे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। सेम कहानी अभी क्या चल रही है आपकी? आपकी ऑटो की चल रही है और एफएमसीजी की चल रही है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि दोस्त, ये जो गिरावट बनेगी और जो बन रही है वहां पर वो आपके लिए एक मौका लाएगी। तो ऐसी गिरावट में आपको जो शेयर पसंद होते हैं उनको वैल्यूएशन पे नजर डालिए, क्या वो अंडर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, इस पे नजर डालिए। क्योंकि ऐसी गिरावट में जो अच्छे क्वालिटी शेयर होते हैं, जब वो अंडर वैल्यू मिलते हैं तो आने वाले 5 साल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आप बस ये सोच लो कि चाहे ऑटो हो चाहे एफएमसीजी हो, ये दोनों ऐसी चीज है कि क्या लगातार ही इसमें गिरावट रहेगी? इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? तो आंसर है बिग नो। तो यानी हर समय एक साइकिल आता है, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है। तो ये जो सेक्टर ऊपर नीचे चलता है ना, उसी में इसी को कहा जाता है सेक्टर रोटेशन। जैसे एक समय चला रेलवे, चला डिफेंस, चला, बराबर है ना? तो सेम वैसे ही तो एक वक्त वापस आएगा, तो वो वक्त वापस आएगा, वहां पे हमें वैसे शेयर पे नजर रखना है, ना कि पैनिक क्रिएट करना है। तो कैसा लगा ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर को एनालिसिस करना, कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और इस निफ्टी बैंक निफ्टी में और मैं क्या ऐड कर सकता हूं वो भी कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम IKS हेल्थ हो गया, फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। जैसा कि जो हमने आपसे पूछा था
तो राकेश झुनझुनवाला सर की 0.23% की होल्डिंग है, जो अब रेखा झुनझुनवाला जी इसको मैनेज कर रही हैं। और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट तो चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लीजिए। और सेबी कहती है सीख कर ट्रेड करना चाहिए, तो सिखाने का काम भी हमने किया है, तो कुछ वीडियो आपको मिलेगी, सीखने में हेल्प करेगा। 2006 में कंपनी शुरू हुई थी, जहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज पेपर वर्क, क्लिनिकल सपोर्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन जो हेल्थ केयर सर्विस में प्रोवाइड की जाती है उसको मैनेज करना है। उसके बाद वर्चुअल मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन जो वर्क फ्लोज को बहुत आसान कर सके, ऐसी सर्विस दे रही है। उसके बाद आउट पेशेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, तो पेशेंट नीड नॉट टू कम टू हॉस्पिटल केयर, तो बाहर ही रहकर आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी सर्विस भी दे रही है। और हॉस्पिटल केयर की सर्विस दे रही है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है, जहाँ पर आप हॉस्पिटल में जाओ, बहुत भीड़ लगी है, बहुत वहाँ पर मारा मारी है, लंबी लाइन है, तो उन सब को घटाने का काम है और पेशेंट केयर को बढ़ाने का काम है कि पेशेंट को लगे भैया बहुत स्मूथ तरीके से सब कुछ हो रहा है। 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्व कर रही है, इंक्लूडिंग हेल्थ सिस्टम और मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल ग्रुप को, ठीक है, जहाँ पे आउट पेशेंट और इन पेशेंट केयर प्रोवाइड। आउट पेशेंट और इन पेशेंट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको, जिससे कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। 13,528 एम्प्लॉई हैं, जिसमें से 2,612 क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल को भी ये लोग कर रखे हैं। और ये जो सेल्स फोर्स है, ये यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो कि मैंने बताया विदेश का काम। तो अब कंपनी एनालिसिस में जैसे कि हम देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, तो इसको मैंने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि रेवेन्यू का ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, क्लिनिकल सपोर्ट कर दिया, वैल्यू बेस्ड केयर कर दिया, क्वालिटी कॉस्ट एक्सेस कर दिया और पावर्ड बाय जेनेआई। तो सिंपल सा आप समझ लो, टेक की कहानी है, टेक के बेस पर सारी चीज़ें दी जा रही है कि बेहतर हो सके। तो अब फ्यूचर फोरकास्ट क्या है, तो करीब 7.5% के CAGR से ग्रोथ आपको दिखता है आने वाले समय में। यहाँ पर हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर का सेगमेंट है, स्पेंडिंग किस तरीके से बढ़ रही है, तो वहाँ पर 5.5% CAGR से ग्रोथ हो रहा है इस सेक्टर में। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब भी हम कभी भी पैसा लगाते हैं तो वो सेक्टर कैसा बढ़ रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री का ग्रोथ हमने आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों आधार पे निकाला है, तो मोटा मोटा 5.5% का दोनों में इक्वल मैनर में है, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइस बैंड क्या है, 1265 से 1329 का है। 12 दिसंबर को खुल के 16 दिसंबर को बंद हो जाएगा, तो अब देखना ये होगा धंधा कैसा है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, वैल्यूएशन क्या है, रेवेन्यू कहाँ से कितना आ रहा है। 2,497 करोड़ का क्या है इशू साइज और ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा, यानी जो इन्वेस्टर है, चूंकि टेक इनेबल्ड है, तो एक स्टार्टअप टाइप की ही कहानी मोटा मोटा टाइप हो गया, आप ऐसा समझने की कोशिश करो। तो वहां पर जिन्होंने भी पैसा लगाया होगा, अब मार्केट में लिस्ट करा के अपना पैसा निकालेंगे, यानी एक भी रुपया कंपनी में नहीं जाएगा, ये भूलिएगा मत। अब यहाँ पर हम, ये हो गया आपका क्वार्टरली वाला, एसेट इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हुआ है, नेटवर्थ इंप्रूव हुआ है, लेकिन कर्ज आ गया है जबरदस्त तौर पे। यानी पिछले 2 सालों से कर्ज नहीं था, बट इस बार कर्ज बहुत जबरदस्त, मतलब 1,193, यानी कर्ज काफ़ी ज़्यादा आया है। और ये क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली का क्वार्टर से कंपेयर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अब हम आते हैं कि भैया कहाँ से धंधा आ रहा है, तो कहने को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, बट रियल धंधा यूएस से आ रहा है 95.78%। तो फुल्ली डिपेंडेंसी वहाँ पर हो गई। जब ROC ROE पे जा रहे हो तो 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है, तो यहाँ 31-32% का दिख रहा है। डेट टू इक्विटी 0.06 है, इसका अर्थ ये हुआ कि कर्ज होने के बाद भी टेंशन नहीं है, ये कर्ज को बहुत आसानी से चुका सकते हैं। इनका पी देखिएगा तो 61.55 का है। अब हम ये जज नहीं कर सकते कि पी सस्ता है या महंगा है, क्योंकि ये कंपनी जैसा काम कर रही है वैसा दूसरा कंपनी नहीं कर रही है। दैट मीन्स क्या हो गया, मोनोपोली शेयर लिस्ट होने जा रहा है। ऑब्जेक्ट में तो कहानी हो गई कि सारा पैसा इन्वेस्टर के पॉकेट में जा रहा है, कंपनी में नहीं जा रहा है। तो पॉजिटिव क्या है कि भैया इंडिया के टॉप इन्वेस्टर जो राकेश झुनझुनवाला सर नहीं रहे, उनके द्वारा बैक्ड यानी सपोर्टेड है। हेल्थ केयर सेगमेंट में काम कर रही है, जो आने वाला फ्यूचर है। इंडस्ट्री भी ग्रो कर रहा है, सेगमेंट भी ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियल बहुत ज़बरदस्त हैं जो कि आप देख ही चुके हो। वैल्यूएशन रेशियो बहुत अच्छे, ROC ROE का 30% के ऊपर का, ठीक है। तो अब निगेटिव क्या है, निगेटिव OFS है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। अब P 61.55 है, तो चूंकि कंपनी लिस्ट हो रही है, हम ये जज नहीं कर सकते कि महंगा आ रहा है या सस्ता आ रहा है फिलहाल के तौर पे। आगे आने वाले क्वार्टर में पता चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मेजर नेगेटिव है कि कंपनी और सम शेयर होल्डर फेस्ड फेमा।
कंप्लायंस इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटीज इंश्योरेंस, तो वही है लीगल जैसी मामला जो है यहाँ पर किस तरीके से है, वो कुछ भी निकल के आता है तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, उसके बाद कंपनी पे आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन जैसा मामला है तो वो किस तरीके से होता है वो देखने वाली बात है। अब चूंकि ये टेक टाइप की कंपनी है, इनोवेशन पे है, तो कहीं भी अगर इनका इनोवेशन रुकता है या एक थम जाता है तो जितना धंधा कर रहे हैं उतना ही कर पाएंगे और हो सकता है कोई और इनसे आगे निकल जाए। तो वो देखने वाली बात होती है कि वो किस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जिसपे कंप्लायंस बहुत ज़्यादा टाइट मैनर में फॉलो होते हैं, तो थोड़ा भी कंप्लायंस को ये चेंज करेंगे या कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो वहाँ पर मामला फंस सकता है। तो अब इनका जो आईपीओ का जीएमपी है वो ₹225 का चल रहा है, 1329 का प्राइस बैंड हुआ, यानी मोटा-मोटा आज के डेट में ये 16-17% का लिस्टिंग गेन देने का संभावना बता रहा है। बट जीएमपी कभी भी गारंटी नहीं होती है, बट एक आइडिया लगाता है कि मार्केट में बूस्ट कितना है, लोगों के अंदर सोच कितनी चल रही है। बाकी और अपडेट मैं टाइम टू टाइम दूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसा कि आपको पता है जैसे-जैसे टाइम पास आएगा मैं इसके बारे में और अपडेट दूँगा, बट फिलहाल अभी तक कंपनी अच्छी है, सारे पैरामीटर अच्छे हैं। बस जो मुझे लग रहा है कि अगर मेरे को वैल्यूएशन पता चल जाते, तो मेरे को कुछ भी कहना बहुत आसान रहता। बट ओवरऑल काम का तरीका, चीज़ें वो सब बहुत अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नज़रिया है? कमेंट बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।